ऑडियो 4 पुस्तक का नाम चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मोत्कर्ष की अवांछनीय उपेक्षा। आंखें बाहर का देखती हैं, वे न अपना स्वरूप देख पाती हैं और न अपनी बनावट के संबंध में कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं। इसी प्रकार कान बाहर के शब्द सुनते हैं, हृदय की धड़कन, फेफड़ों की श्वसन क्रिया तक उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। तत्व से बाहर की वस्तुओं को छूकर उनके संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है, पर इससे छोटी परिधि से बढ़कर बहुत दूर वाले पदार्थों की हलचलों की भी ज्ञानेंद्रियां जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती। एक सीमित दूरी तक ही उनकी पहुंच और पकड़ है। न वे अति निकट को समझ पाती हैं और न अति दूर को। इंद्रियां पंच तत्वों से ही बनी हैं, इसलिए उनका संपर्क और अनुभव भी मात्र पदार्थ जगत के साथ ही बन पाता है। धीरे धीरे मान्यता भी यही बन जाती है कि पदार्थ जगत ही सब कुछ है। शरीर संपर्क चूंकि उन्हीं के साथ रहता है, इसलिए उन्हीं के साथ प्रिय अप्रिय और उपेक्षा की प्रवृत्ति भी बनती और बढ़ती रहती है। इतने ही छोटे संसार में जीवन जिया जाता है। इतने को ही प्रभावित करने और प्रभावित होने का सिलसिला प्रायः चलता रहता है। इसी परिधि में घूमते हुए आम आदमी कोल्हू के बेल की तरह अपने जीवन वैभव का समापन कर लेता है। यह एक प्राणी मात्र के साथ जुड़ा हुआ उपक्रम है। पदार्थों का उत्पादन व उपभोग करते हुए जीवधारी घाटे या नफे का समयक्षेप करते हैं। इस प्रकृति की प्रेरणा से प्रचलित प्रक्रिया के साथ जीवधारी जुड़े रहते हैं और कालक्षेप करते हैं। मनुष्य भी उन्हीं में से एक है। स्थूल दृष्टि इतना ही समझ और समझा पाती है कि महत्वपूर्ण भाग वह है जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसे इंद्रियां देख या समझ नहीं पाती। मन मस्तिष्क को भी 11वीं इंद्रिय माना गया है, इसलिए उसकी दौड़ धूप भी बहिरंग क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। जो अप्रत्यक्ष है, अतिशय महत्वपूर्ण है, वह अविज्ञात उपेक्षित स्थिति में ही पड़ा रहता है। ऐसी दशा में उसे परिष्कृत समुन्नत बनाने के लिए जो कुछ करते धरते बन ही कैसे पड़े। जानने को तो सभी जानते हैं कि शरीर के भीतर कोई आत्मा भी है, पर यह ज्ञान कहने, सुनने और जानने, अपनाने तक ही सीमाबद्ध होकर रह जाता है। यह अनुभव नहीं किया जाता कि वस्तुतः ऐसा कुछ है भी क्या। यदि है तो उसकी कुछ क्षमता, उपयोगिता, समर्थता एवं भूमिका भी प्रत्यक्ष जीवन में कुछ है क्या, इसे कोई विरला ही अनुभव कर पाता है। यदि वह अनुभूति बन पड़ी होती तो प्रसुप्तता हटती, चेतना जगती और उस महत्वपूर्ण पक्ष की स्थिति का पर्यवेक्षण किया गया होता, उसे अवगति से उबारा गया होता और ऐसा कुछ प्रयास बन पड़ता जिसे आत्मोत्कर्ष के नाम से जाना जाता और उस क्षेत्र के विकसित होने का चमत्कारी प्रतिफल हाथों हाथ दृष्टिगोचर हो सका होता। पर उस उपेक्षा को क्या कहा जाए जिसके कारण हीरा भी कांच के ढेर में पड़ा रहता है और उसी के साथ तोला बेचा जाता है। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि शरीर का कितना ही सुंदर, समर्थ, कुशल क्यों ना हो, उसकी सत्ता और महत्ता अदृश्य आत्मचेतना पर निर्भर रहती है। देखने में सभी का काय कलेवर प्रायः एक जैसा होता है, अंतर एक सीमित मात्रा में ही पाया जाता है। इतने पर भी देखने में यह आता है कि एक व्यक्ति गए गुजरे स्तर का होता है तो दूसरा सभ्य, समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर का जीवन यापन करता है। एक उपेक्षा का भाजन बना रहता है, हेय समझा और भारपूत माना जाता है। इसके विपरीत दूसरे की प्रतिभा ऐसी होती है जिसके कारण उसकी सर्वत्र सराहना होती, उपयोगिता मानी जाती है। यह अंतर किसी के शरीर या वैभव पर आधारित नहीं होता, वरन उसकी उस विशिष्टता पर आधारित रहता है जिसे चेतना कहते हैं, जो अदृश्य रहते हुए भी दृश्य का पूरी तरह सूत्र संचालन करती है। यो समझा तो सब कुछ शरीर और साधनों को ही जाता है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। कठपुतली का तमाशा बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए तार के सहारे होता है। चेतना की शरीर से क्रियाएं और मस्तिष्क से विचारणाएं संपन्न कराती हैं। प्राणांत हो जाने पर काय कलेवर के सभी घटक यथावत रहने पर भी सारी हलचलें समाप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ देर रखे रहने पर लाश अपने अपने घटकों में सड़ने, गलने और बिखरने लगती है। तथ्य स्पष्ट है कि जीवधारियों का जीवन और कुछ नहीं, मात्र प्राण चेतना की उपस्थिति मात्र है। वही स्व है, वही अहम है, वही आत्मा है।
उसका अस्तित्व जन्म लेने से पूर्व भी था और मरण के उपरांत भी अनंत काल तक किसी न किसी रूप में बना रहता है। यही है वह तत्व जिसके स्तर के अनुरूप जीवन का उत्थान पतन अवलंबित रहता है। आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य का चिंतन और प्रयास मात्र शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उसे पदार्थों और प्राणियों की काया भर से लगाव होता है। धन संचय ही लक्ष्य स्तर का बनकर आकांक्षाओं पर छाया रहता है। इंद्रियों में उठने वाली खुजली जैसी ललक ही अपनी अभिरुचि के अनुसार साधन जुटाने के लिए मचलती रहती है। कंचन और कामिनी जैसे कुछ ही प्रसंग मनुष्य के प्रिय विषय रहते हैं। प्रदर्शन के लिए आतुर अहंकार ऐसे प्रपंच रचता रहता है जो समस्याध्य, कष्ट साध्य, व्यय साध्य होते हैं। सोचा जाता है कि सज धज और ठाट बाट से दूसरों को प्रभावित चमत्कृत किया जा सकेगा। इसी अहंता की आपूर्ति का भारी भरकम ढांचा खड़ा किया जाता है। यश और मान पाने की लिप्सा उद्विग्न किए रहती है। फिर भी वास्तविकता यह है कि किसी को भी देर तक दूसरों की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं समस्याओं के फेर में इस कदर फंसा रहता है कि दूसरों के संबंध में नजर उठाकर देख लेने भर की यदा कदा फुर्सत निकाल पाता है। अन्यथा अपने ही कामों में व्यस्त व्यक्ति दूसरों की श्रृंगार सज्जा और संपन्नता पर क्यों तो ध्यान देगा और क्यों चमत्कार प्रभावित होकर रहेगा। इतने पर भी सामान्य जन यही आशा लगाए बैठे रहते हैं कि लोग उन्हें सराहें, बड़ा आदमी माने। इस दुराशा में ही प्राय आधी शक्ति खर्च हो जाती है, जिसे यदि उपयोगी दिशा में नियोजित किया गया होता तो चेतना को समुन्नत बनाने का अवसर भी मिलता और ऐसा कुछ पुण्य परमार्थ करते बन पड़ता जो लोक कल्याण के क्षेत्र में अनुकरणीय भूमिका निभा सकना संभव बना देता। उस व्यामोह को क्या कहा जाए जो आत्मचिंतन के लिए अंतर्मुखी होने की स्थिति ही नहीं बनने देता। वस्तुओं को संभालने संजोने की व्यवस्था बुद्धि सराहनीय मानी जाती है, पर न जाने क्यों वह शरीर और परिवार परिकर तक ही सीमित होकर रह जाती है। बाहर का बिखराव यदि समेटा जा सका होता तो आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता और शरीर के घटक अवयवों की सही स्थिति में रखने की सूझ सूझती। आमाशय, आंतें, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, रक्त, मांस आदि में इतनी विकृतियां भरी रहती हैं कि यदि उन्हें संशोधित स्थिति में रखने की बात सोची गई होती तो संयम, अनुशासन साधने मात्र से दुर्बलता और रुग्णता से छुटकारा मिल जाता। जिस काया को अपना स्वरूप समझा जाता है उसे तो सही स्थिति में रहने का अवसर मिलता, पर उस बहिर्बुद्धि को क्या कहा जाए जो मात्र सज्जा, लिप्सा और संपदा तक ही सीमित रहती है और जिसे अपना माना जाता है। उस काया की अंतः व्यवस्था को उपेक्षित रखने के कारण रुग्ण रहना और अकाल मृत्यु मरना पड़ता है। चेतना की व्यवस्था का स्वरूप है गुण, कर्म, स्वभाव में शालीनता का समुचित समावेश रहना, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में मानवोचित उत्कृष्टता का आभास मिलना। इसी उपलब्धि के आधार पर आत्मसंतोष का और लोक सम्मान का अर्जन बन पड़ता है। इतना पर भी यदि हस्तगत ना किया जा सके तो समझना चाहिए कि चेतना दलदल में फंसी रही, उसे स्वच्छ वातावरण में रहने का अवसर ही न मिला। यह अभाव इसलिए सहन करना पड़ता है कि आत्मचिंतन के लिए अंतर्मुखी होना नहीं आता। समीक्षा करने और आत्म सुधार के लिए प्रयत्नशील होने की बात एक प्रकार से विस्मृत ही रखी जाती रहती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली अति सूक्ष्म शक्तियाँ। समझा जाता है कि पदार्थ और पुरुषार्थ के बल पर मनस्वी और श्रमशील व्यक्ति अभीष्ट सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। यह मान्यता एक अंश तक ठीक भी है और उसे सर्वसाधारण के लिए उपयोगी ही घोषित किया जाना चाहिए। सामान्य लोक व्यवहार में उसी प्रतिपादन को लाभदायक और महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, जो उचित भी है। जब अधिक गहराई में प्रवेश करते हैं तो कुछ ऐसे नए तथ्य सामने आते हैं जो स्थूल चेष्टाओं को ही सब कुछ नहीं रहने देते, वरन इससे आगे की ऐसी झांकी कराते हैं जिनके आधार पर सूक्ष्म तत्व का महत्व अत्यधिक बढ़ा चढ़ा सिद्ध होता है। हमारे व्यक्तित्व के दृश्यमान अवयव ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से रसानुभूति होती है, जानकारियां मिलती हैं और विविध कर्म करना संभव होता है। यह जीवन की सामान्य प्रक्रिया हुई। असामान्य स्थिति वह है जिसमें व्यक्तित्व का आधारभूत ढांचा खड़ा करने वाले विशिष्ट तत्व का अस्तित्व होता है। उनका नियंत्रण अंतर्मन करता है। सामान्य पुरुषार्थ के बल पर न इन
विशिष्ट तत्वों को प्रभावित किया जा सकता है और न अंतर्मन के अभ्यासों को बदलने के लिए सरलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। व्यक्तित्व के इस गहन अंतराल को प्रभावित विकसित करना मात्र उसी आधार पर संभव होता है जिसे तत्व ज्ञानियों के ने योग विद्या एवं साधना विज्ञान का नाम दिया है। नेपोलियन बोनापार्ट का पराक्रम प्रसिद्ध है। वाटरलू के युद्ध में वह हार गया। ग्लैंड्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक डॉक्टर ईवो के अनुसार इस पराजय का कारण यह था कि उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि विकृत हो गई थी। इसी से वह समय पर सही निर्णय न कर पाया, अंतर्द्वंद्व में फंसा रह गया और अवसर चूक गया। हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों का महत्व अब स्पष्ट हो चुका है। इन्हें ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोन्स, स्प्लीन आदि ग्रंथियों के स्थान, आकार, स्रावा तथा उन स्रावों से शरीर पर प्रभाव परिणाम अब शरीर शास्त्र की किसी भी पुस्तक में विस्तार से पढ़े जा सकते हैं। इन ग्रंथियों का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में भारी योगदान है। मनुष्यों का बौना रह जाना, असाधारण लंबे हो जाना, मोटापा, पतलापन, नपुंसकता, प्रचंड काम वासना, बुद्धि दौर्बल्य, प्रखर बुद्धि होना, मिताहारी होना, बहुत खाना, बिना सोए काम चलाना, बहुत अधिक सोना, अकारण रोगग्रस्त हो उठना आदि अनेक शारीरिक मानसिक दशाएं इन्हीं हार्मोन्स स्रावों से बनती बिगड़ती रहती हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में इनका ही योगदान है। प्रेम, उत्साह, उल्लास, आनंद, चिंता, उद्वेग, विषाद आदि भावनाएं इन्हीं स्रावों की प्रतिक्रियाएं हैं। मानसिक संतुलन और स्वभाव निर्माण इन्हीं पर मुख्यतः अवलंबित है। शारीरिक सुदृढ़ता, सुंदरता, स्फूर्ति, इंद्रिय क्षमता, रोग निरोधक शक्ति, मानसिक प्रखरता और स्वभाव तथा चरित्र का स्तर इन्हीं से संबंधित पाया गया है। समग्र व्यक्तित्व के विकास में इन स्रावों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यह भी ज्ञात हुआ है कि इन्हीं स्रावों के समन्वित प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रत्येक मनुष्य के शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध फैलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति की गंध दूसरे से भिन्न रहती है। वस्तुतः यह गंध मनुष्य की अनेक गंधों का सम्मिलित प्रभाव होती है। इन गंधों का मुख्य स्रोत है मनुष्य की हथेलियों और तलवों में स्थित स्वेद ग्रंथियां। किसी व्यक्ति की गंध से युक्त वायु के नमूनों को विशेष पात्रों में लगभग 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक गंध छाप या गंध प्रकृति तैयार कर ली जा सकती है। अपराधों की खोज के सिलसिले में यह गंध छाप बहुत काम की सिद्ध होगी। अपराध किस कमरे में घटित हो, उसके वायु नमूनों को एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषित किया जा सकता है। संदिग्ध व्यक्ति की गंध के साथ उस नमूने के गंध का मिलान कर अपराधी की शिनाख्त की जा सकती है। रूसी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में विशेष अनुसंधान किए हैं। इससे ज्ञात हुआ है कि शरीर के पसीने की संरचना में ऐसे अम्ल विद्यमान होते हैं जिनका कोई अंश कमरे की किसी वस्तु पर, फर्श आदि पर फैल जाता है। यह अम्लांश पैरों में जूते पहने होने पर भी जूतों को पार कर फर्श आदि पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। इसकी गंध इतनी पर्याप्त होती है कि खोजी कुत्ता इसकी पहचान करते हुए इसका पीछा कर सकता है। अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ऐसे गंध विश्लेषकों का निर्माण किया है जो कुत्तों की घ्राण शक्ति से सहस्त्रों गुणिक अधिक संवेदनशील हैं। किसी स्थान पर यदि एक व्यक्ति लगभग 45 मिनट उपस्थित रहे, भले ही वह एक ही स्थान पर न बैठा रहकर वहां सीमित क्षेत्र में चलता फिरता भी रहे, तो वहां के वायु नमूनों को शीशे के एक पात्र में एकत्र कर उसका विश्लेषण करके उस निश्चित गंध छाप की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ अन्य उपकरणों द्वारा यह तक जाना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने उस समय कौन सी चीजें खाई थी, किन वस्तुओं को छुआ था। अंतःस्रावी हार्मोन ग्रंथियां ऐसी हैं जिन्हें शल्य क्रिया द्वारा किसी भी शरीर की फाड़ चीर करके देखा जा सकता है। यह स्थूल शरीर में रहने वाली चमत्कारी विशेषताएं जिन पर स्थूल पुरुषार्थ का प्रभाव नहीं पड़ता, वरन अंतर्मन ही उनका नियंत्रण परिवर्तन करता है। यूं दवा दारू और चीर फाड़ से भी इन संस्थानों को प्रभावित किया गया है, पर सफलता नगण्य ही मिली है। इन प्रत्यक्ष ग्रंथियों से भी अधिक प्रभावशाली वे ग्रंथियां हैं जो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान हैं और जिन्हें 6 चक्रों एवं 24 उपचक्रों के रूप में जाना जाता है। इनकी अंतःस्थिति ही व्यक्ति के मूलभूत ढांचे को खड़ा करती है।
संस्कार, प्रारब्ध आदि इसी को कहते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तित्व की गंध के रूप में इन दिनों जिसका विश्लेषण कर रहे हैं, वस्तुतः वह मानवीय विद्युत है जो क्रिया और चिंतन पर अपना भारी प्रभाव संजोए रहती है। इसी के आधार पर अंतः प्रेरणा उठती है और उसी ऊर्जा के सहारे मनुष्य दिशा निर्धारित करते, उठते एवं गिरते देखे जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति सुधरने और समूची वैयक्तिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए वैज्ञानिक उपाय सोचें और प्रयोग में लाए जा सकते हैं, पर उनसे अभीष्ट परिणाम निकल नहीं रहा है। कई बार तो उल्टे परिणाम भी देखे गए हैं। उपचार ने लाभ के स्थान पर हानि प्रस्तुत की है। मानव शरीर में विद्यमान अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्रियाकलापों की जानकारी का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है, किंतु अभी तक यह नहीं जाना जा सका है कि इन स्रावों को कम या अधिक करने अथवा नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। औषधियों की तो वहां तक पहुंच अल्प ही होती है। शल्य चिकित्सा और इंजेक्शंस आदि द्वारा भी इन्हें नियंत्रित करने की निर्दोष विधियां ज्ञात नहीं हो सकी हैं। छेड़छाड़ करने पर अनेक नवीन समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। उदाहरणार्थ, सौंदर्य वृद्धि की ललक से स्त्रियों के बढ़े हुए स्तनों को छोटा करने के लिए रिड्यूसिंग क्रीम का प्रयोग चला। इसी तरह छोटे स्तनों को बड़ा बनाने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में पहुंचाए गए। इससे तात्कालिक लाभ तो दृष्टिगोचर हुआ, पर थोड़े दिनों बाद अन्य शारीरिक विकृतियां पैदा हो गई। एक फ्रेंच महिला इसी प्रयोग के चक्कर में दाढ़ी मूंछों वाला बन बैठी और सौंदर्य वृद्धि की साध पूरी होना तो दूर रहा, सहा सौंदर्य भी जाता रहा। विद्युत संचार के प्रयोगों के भी प्रतिकूल परिणाम ही देखे गए हैं। हार्मोन संबंधी वैज्ञानिक गवेषणाएं हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि शरीर संस्थान के विभिन्न अवयवों की अपेक्षा एक छोटी सी ग्रंथि से स्रावित चंद बूंदें अधिक महत्वपूर्ण हैं। सफलता और समृद्धि का आधार भारी रूपाकार की विशालता, विराटता पर नहीं, आंतरिक प्रवृत्तियों पर ही प्रगतिशील है। शक्ति का स्रोत चेतना का प्रकृति संस्थान ही है। उसकी ही उत्कृष्टता निकृष्टता के आधार पर हमारा वास्तविक उत्थान पतन होता है। इससे अधिक गंभीर क्षेत्र में उतरना हो तो हमें उन चक्रों और उपचक्रों का अन्वेषण करना पड़ेगा जिन्हें योग शास्त्र में मनुष्य की आधारशिला माना गया है। योग विज्ञान उस रहस्यमय किंतु सुनिश्चित प्रक्रिया का नाम है जिसके आधार पर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है और उस सफलता को प्राप्त किया जा सकता है जिसे जीवन लक्ष्य की पूर्ति कहा जाता है।